हाय गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोनू कंपटीशन क्लासेस पे। सो गाइज, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था पॉलिटिकल, है ना, पॉलिटिकल साइंस में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने एमसीक्यू के द्वारा डिस्कस किया था। सो गाइज, आज से जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है वो है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। गाइज, हमने पॉलिटिकल के कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे, उनके जो क्वेश्चंस थे, उनको हमने एमसीक्यू के द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व किया था और एक क्वेश्चंस को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से देखा था। सो गाइज, आज से जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है ना, वो है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान की। आज से हम राजस्थान के इतिहास के ऊपर जो टॉपिक्स रहेंगे हमारे इंपॉर्टेंट, जो भी टॉपिक्स है था, उनके जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको हम जैसे हमने पॉलिटिकल की क्लासेस ली थी ना, उसी प्रकार हम इसको भी अच्छे से एमसीक्यू के द्वारा डिस्कस करते हुए चलेंगे। ओके गाइज, सो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में, वो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है प्राचीन सभ्यताएं किसकी, राजस्थान की। आज हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को एमसीक्यू के द्वारा उनके एक एक क्वेश्चंस को हम बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके गाइज, सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, पहला ऑप्शन है काला पत्थर, बी ऑप्शन है जुता हुआ खेत, सी ऑप्शन है काली, यहाँ पे थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है ना, काली चूड़ियाँ, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, इसमें हमारा राइट ऑप्शन है सी, काली चूड़ियाँ। इससे आप देख सकते हो भाई, काली मीन्स काली और बंगा, इससे आप आइडिया लगा सकते हो बेंगल्स। बेंगल्स का अर्थ होता है चूड़ियाँ, है ना। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, काली चूड़ियाँ। जो कालीबंगा सभ्यता है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता है। ओके, और इसका जो ये कहाँ पे मिली है, हनुमानगढ़, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में इसका विकास हुआ है ना। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, काली चूड़ियाँ। और कालीबंगा सभ्यता से जो भी पुरावशेष मिले हैं उनको संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। आपको पता है भाई, आपने कभी सोचा कि भाई सभ्यता की खोज क्यों की जाती थी, या फिर सभ्यता का विकास क्यों किया जाता था, ताकि हमें ये पता चल सके, सभ्यताओं से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि भाई जो प्राचीन मनुष्य थे, जो प्राचीन मानव थे ना, वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे। ओके, वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे, उनका जो रहन सहन कैसा था, उनका पहनावा कैसा था, क्या वो खाद्य पदार्थों का उपयोग करते थे ना, कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो हमें सभ्यताओं से उनके जो जीवन का जो भी, जैसे वो जीवन व्यतीत करते थे, जो भी उनका पहनावा वगैरह था, उनका हम अनुमान लगा सकते हैं सभ्यताओं से। जो भी सभ्यताओं से हमें पुरावशेष मिलते हैं उनसे हमें पता चलता है कि भाई जो प्राचीन मानव था, उस सभ्यता का जो मानव था वो कैसे रहता था। ठीक है, तो आपको पता चल चुका है कि भाई सभ्यता इनका विकास क्यों किया गया था ना, विकास कैसे हुआ। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1950, यहाँ पे ये गलत है ना, निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा की पहचान की थी। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, पहला ऑप्शन है मार्टिमर व्हीलर ने, बी ऑप्शन है अमलानंद घोष ने, सी ऑप्शन है जेबी जोशी ने, और डी ऑप्शन है आर डी बतरजी ने। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, 20 में हमारा राइट ऑप्शन है। अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई थी, कब, सन 1952 में। सन 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई थी। और इसके उत्खननकर्ता कौन थे, कालीबंगा सभ्यता के उत्खननकर्ता थे बीबी लाल। इनका पूरा नाम क्या है, ब्रजवासी लाल, बीबी लाल था, ब्रजवासी लाल था, दूसरे हैं बिक्के थापर। इनका पूरा नाम है बालकृष्ण थापर। बालकृष्ण थापर, इनके द्वारा कालीबंगा सभ्यता की जो उत्खनन है वो किया गया था सन 1961 से 1969 तक।
तो आपको पता चल चुका है अभी कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी, अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी सन 1952 में। और इन कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन करता थे, उत्खनन किनके नेतृत्व में किया गया था, बीके थापर और बीबी लाल, जिनका पूरा नाम है, बीबी लाल का पूरा नाम है ब्रजवासी लाल और बीके थापर का नाम है बालकृष्ण थापर। इनके नेतृत्व में सन 1961 से 1969 तक कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया गया था। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ओके गाइस, तो ये हमारा पहला ऑप्शन है धौलावीरा से, बी ऑप्शन है कालीबंगा से, सी ऑप्शन है लोथल से और डी ऑप्शन है रंगपुर से। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, इसमें हमारा राइट ऑप्शन है बी कालीबंगा से। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें पता चलता है, मैंने अभी आपको बताया कि जो सभ्यता है इनसे हमें पता चलता है कि जो प्राचीन मानव था वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करता था। ओके गाइज, तो पुरातात्विक स्थल कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो कालीबंगा सभ्यता का मनुष्य था वो कृषि भी करता था, अपनी अर्थव्यवस्था के लिए ना कृषि भी करता था। तो कालीबंगा सभ्यता है वो 2 भागों में बटी हुई थी। कालीबंगा सभ्यता 2 भागों में बटी हुई थी और ये दोनों भाग प्रकोटे से सुरक्षित थे, प्रकोटे से सुरक्षित थे। अभी प्रकोटा क्या है, प्रकोटा आपको पता है ये कालीबंगा सभ्यता है और इसके चारों ओर जो ऊंची ऊंची पक्की ईंटों की जो दीवार बनाई जाती है इसको प्रकोटा कहा जाता है। ओके, सभ्यता के चारों ओर जो पक्की ईंटों से ऊंची ऊंची दीवार बनाई जाती है इसको प्रकोटा कहा जाता है। तो कालीबंगा सभ्यता 2 भागों में बटी हुई थी, तो 2 भागों में बटी हुई थी जिसको प्रकोटे से सुरक्षित किया गया था। और दोनों ही प्रकोटे के बाहर दुहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। दुहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जो आड़ी तिरछी रेखा के ऊपर इसकी जुताई की जाती थी। ओके गाइज, जो ग्रिड पैटर्न, जिसे ग्रिड पैटर्न भी कहते हैं ना, ग्रिड पैटर्न रेखा के ऊपर खेतों की जुताई की जाती थी, जो प्रकोटे के बाहर इसके साक्ष्य मिले हैं। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है। अभी ताम्र नगरी सभ्यता कौन सी सभ्यता कहलाती है, तो ये हमारा ऑप्शन पहले है कालीबंगा सभ्यता, बी ऑप्शन है अहड़ सभ्यता, सी ऑप्शन है पीलीबंगा सभ्यता और डी ऑप्शन है बागोर सभ्यता। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या है, आहड़ सभ्यता, बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। आहड़ सभ्यता को ताम्र नगरी सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि आहड़ सभ्यता से सबसे ज्यादा तांबे के उपकरण, सबसे ज्यादा तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसमें तांबे के चाहे औजार मान लो, चाहे उन तांबे के सिक्के या फिर आभूषण, सबसे ज्यादा तांबे के उपकरण प्राप्त हुए कहाँ से, आहड़ सभ्यता से, इसलिए इसे ताम्र नगरी सभ्यता भी कहा जाता है। दूसरा इसका क्या नाम है, ताम्रवती सभ्यता। ताम्रवती सभ्यता या ताम्र नगरी सभ्यता। ताम्रवती सभ्यता या फिर ताम्र नगरी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ओके गाइज, और इसको क्या कहा जाता है, बनास सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि ये बनास नदी के ऊपर भी है, बनास नदी के आसपास फैली हुई है, इसलिए इसे बनास संस्कृति या फिर बनास सभ्यता भी कहा जाता है। बनास संस्कृति या फिर बनास सभ्यता भी कहा जाता है। जो आहड़ सभ्यता है वो उदयपुर जिले में बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई है। ये आपको ध्यान रखता है, जो आहड़ सभ्यता वो उदयपुर जिले में बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई है। तो इसको किन किन नामों से जाना जाता है, ताम्रवती सभ्यता, ताम्र नगरी सभ्यता, बनास संस्कृति या फिर बनास सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर एच.डी. सांखलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ था वह सभ्यता कौन सी है। तो इसमें क्या पूछा गया है, प्रोफेसर
HD सांखलिया के नेतृत्व में किस सभ्यता का उत्खनन किया गया था? तो इसमें पहला ऑप्शन है कालीबंगा सभ्यता, बी ऑप्शन है आहार सभ्यता, सी ऑप्शन है गणेश्वर सभ्यता और डी ऑप्शन है बैराट सभ्यता। तो किस सभ्यता का उत्खनन किया गया था प्रोफेसर HD सांखलिया के नेतृत्व में? तो इसमें राइट ऑप्शन होगा बी, आहार सभ्यता। तो पहले इसका खोज देखते हैं। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? आहार सभ्यता की खोज अक्षय कीर्ति के द्वारा सन 1953 में की गई थी। आहार सभ्यता की जो खोज है वो अक्षय कीर्ति के द्वारा 1953 में की गई थी और इसका उत्खनन प्रोफेसर HD सांखलिया के नेतृत्व में किया गया था। प्रोफेसर HD सांखलिया के नेतृत्व में तथा RC अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया था। इसका जो उत्खनन है वो HD सांखलिया जिनका पूरा नाम है हंसमुख, इनका पूरा नाम क्या है? हंसमुख धीरजवाल सांखलिया। हंसमुख धीरजवाल सांखलिया जो पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रहे हुए हैं, और फिर दूसरा है RC अग्रवाल जिनका पूरा नाम है रतनचंद्र अग्रवाल। इनके नेतृत्व में आहार सभ्यता का उत्खनन हुआ था। ओके गाइस, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार से परिचित थे? जो आहार सभ्यता के लोग हैं वो खाद्य पदार्थ के रूप में किसका प्रयोग करते थे? तो इसमें पहला ऑप्शन है गेहूं, बी ऑप्शन है चावल, सी ऑप्शन है मक्का और डी ऑप्शन है बाजरा। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? इसमें हमारा राइट ऑप्शन है बी, चावल। तो जो आहार सभ्यता के जो लोग थे वो चावल की कृषि किया करते थे और खाद्य पदार्थ के रूप में भी चावल का प्रयोग करते थे। यहाँ पे आहार सभ्यता में जले हुए चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। सभ्यता के उत्खनन में जले हुए चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि जो आहार सभ्यता के जो लोग थे वो खाद्य पदार्थ के रूप में चावल का प्रयोग करते थे और चावल की कृषि भी किया करते थे। ओके गाइस, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह कहाँ से उपस्थित है? पहला ऑप्शन है भीलवाड़ा से, बी ऑप्शन है हनुमानगढ़ से, सी ऑप्शन है सीकर और डी ऑप्शन है उदयपुर में। तो गणेश्वर सभ्यता का विकास किस जिले से हुआ है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो गया सी, सीकर जिले से। गणेश्वर सभ्यता का विकास सीकर जिले में नीमका थाना तहसील से, नीमका थाना तहसील के 15 किलोमीटर दूर एक रेवासा गांव पड़ता है। सीकर जिले के नीमका थाना तहसील से 15 किलोमीटर दूर रेवासा गांव में खंडेला की पहाड़ी में कातली नदी के मुहाने पर इस सभ्यता का विकास हुआ। कातली नदी के मुहाने पर गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ है। सीकर जिले में तहसील नीमका थाना तहसील से 15 किलोमीटर दूर रेवासा गांव में खंडेला की पहाड़ियों में कातली नदी के मुहाने पर गणेश्वर सभ्यता के जो अवशेष है वो सीकर जिले में नीमका थाना तहसील से 15 किलोमीटर दूर एक रेवासा गांव पड़ता है, जहाँ पे खंडेला की पहाड़ियों में कातली नदी के मुहाने पर इस सभ्यता का विकास हुआ था। और इस सभ्यता के जो उत्खनन करता है वो RC अग्रवाल है, रतनचंद्र अग्रवाल, ये इसके उत्खनन करता है। इनके नेतृत्व में इसका उत्खनन किया गया था सन 1977 में। और ये जो गणेश्वर सभ्यता है वो एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। ओके, इसका जो काल समय है, इसका समय कितना है? 2800 ईसा पूर्व है इसका समय काल है।
ओके गाइस, सो गणेश्वर सभ्यता का जो समय काल है वो 2800 ईसा पूर्व है और इस आर.सी. अग्रवाल के नेतृत्व में सन 1977 में गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किया गया था। जो गणेश्वर सभ्यता है ये सीकर जिले के नीमका थाना तहसील से 15 किलोमीटर दूर एक रेवासा गांव है, जहाँ पे खंडेला की पहाड़ियों में कातली नदी के मुहाने पर इस सभ्यता की खोज की गई थी। ओके गाइस, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? राजस्थान में अशोक का जो शिलालेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पहला ऑप्शन है बड़ली, बी ऑप्शन है बरनाला, सी ऑप्शन है बैराट और डी ऑप्शन है बुचकला। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? कौन सी सभ्यता से राजस्थान में अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो गया सी, बैराट सभ्यता से। बैराट सभ्यता से अशोक का जो शिलालेख है वो प्राप्त किया गया था, खोज की गई थी अशोक के शिलालेख की। कैप्टन बर्ड के द्वारा सन 1937 में अशोक के भाब्रू शिलालेख की खोज की गई थी। बैराट सभ्यता में कैप्टन वर्ड के द्वारा सन 1937 में अशोक के भाब्रू शिलालेख की खोज की गई थी और जो अशोक का भाब्रू शिलालेख है इसकी भाषा है प्राकृत। इसकी भाषा क्या है? प्राकृत। और लिपि है ब्राह्मी लिपि। सन 1937 में कैप्टन वर्ड के द्वारा भाब्रू शिलालेख की खोज की गई थी बैराट सभ्यता से और इसकी भाषा है प्राकृत तथा इसकी लिपि है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि में अशोक के धम संग और बुद्ध शब्द भी मिले हैं। जो भाब्रू शिलालेख है इसे कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। अशोक के शिलालेख भाब्रू शिलालेख से ब्राह्मी लिपि में 3 शब्द मिले हैं, धम, संग और बुद्ध। इसे कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। तो इससे पता चलता है कि जो बैराट सभ्यता है वो मौर्यकालीन सभ्यता और महाभारतकालीन सभ्यता से, बैराट सभ्यता में महाभारतकालीन और मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। ओके गाइस, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी। बैराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? पहला ऑप्शन है मत्स्य राज्य की, बी ऑप्शन है चेती राज्य की, सी ऑप्शन है चील राज्य की और डी ऑप्शन है अर्जुनायन राज्य की। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? बैराट प्राचीन काल में किस राज्य की राजधानी थी? इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो गया ए, मत्स्य राज्य की। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। मत्स्य जनपद या फिर मत्स्य राज्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर, जिसे वर्तमान में बैराट के नाम से जाना जाता है। बैराट के नाम से जाना जाता है और जो बैराट सभ्यता है वो जयपुर में बाणगंगा नदी के मुहाने पर इसका विकास हुआ था। मत्स्य राज्य की राजधानी थी विराटनगर, जिसे वर्तमान में बैराट के नाम से जाना जाता है और जो बैराट सभ्यता है इसका उत्खनन जयपुर जिले में बाणगंगा नदी के मुहाने पर किया गया था। महाभारतकालीन सभ्यता के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। कैसे? जो पांडु थे वो पांडु अपना वनवास 1 वर्ष का जो अज्ञातवास था वो विराटनगर के राजा विराट के यहाँ इन्होंने व्यतीत किया था, जिसे पता चलता है कि जो बैराट सभ्यता है इससे महाभारतकालीन सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ओके गाइस, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है नागौर में, बी ऑप्शन है जोधपुर में, सी ऑप्शन है उदयपुर में और डी ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ में। मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। जो मध्यमिका सीवी जनपद की राजधानी थी।
ये आपको पता है। मध्यमिका किसकी राजधानी थी? सीवी जनपद की राजधानी थी। मध्यमिका सीवी जनपद की राजधानी थी, जिसे पहले मध्यमिका या फिर मध्यमिका नगरी के नाम से मध्यमिका सभ्यता या फिर नगरी के नाम से जाना जाता था, किंतु वर्तमान में इसे नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है, जो चित्तौड़गढ़ में है। इस मध्यमिका नगरी का जो विकास है वो कहाँ पे हुआ था? चित्तौड़गढ़ में हुआ था, जिसे जो सीवी जनपद की राजधानी थी। और नगरीय सभ्यता से सीवी जनपद काल के कुछ सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। सीवी जनपद काल के कुछ सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, जो चित्तौड़गढ़ में है, मध्यमिका नगरी। ओके गाइस, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? तो हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है उदयपुर में, बी ऑप्शन है जयपुर में, सी ऑप्शन है बीकानेर में और डी ऑप्शन है जोधपुर में। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो गया ए, उदयपुर में। उदयपुर में वल्लभनगर में बनास नदी के किनारे इस सभ्यता की खोज की गई थी। उदयपुर में वल्लभनगर में बनास नदी के किनारे इस सभ्यता की खोज की गई थी। और बालाथल सभ्यता एक मिश्रित सभ्यता है। बालाथल सभ्यता के जो लोग थे वो अपनी अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन दोनों करते थे। बालाथल सभ्यता के लोग अपनी अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन किया करते थे। ओके, बालाथल सभ्यता बनास नदी के मुहाने पर इसका विकास किया गया था और इसके जो उत्खनन करता थे वो वीएन मिश्र थे। वीरेंद्रनाथ मिश्र के नेतृत्व में इस सभ्यता का उत्खनन किया गया था सन 1993 में। ओके गाइज, सो बालाथल सभ्यता है वो आहड़ सभ्यता की नवीनतम सभ्यता, और ये एक मिश्रित सभ्यता है जिसमें बालाथल सभ्यता के जो लोग थे वो कृषि और पशुपालन दोनों ही किया करते थे। और इस सभ्यता का उत्खनन वीएन मिश्र के नेतृत्व में सन 1993 में किया गया था। इस सभ्यता से बड़े भवन तथा पक्की ईंटें भी प्राप्त हुई है, जिससे पता चलता है कि जो बालाथल सभ्यता के जो लोग थे वो पक्की ईंटों के घर में जो अपने घर की चिनाई वगैरह थी वो पक्की ईंटों से किया करते थे। और बालाथल सभ्यता में काफ़ी आभूषण वगैरह भी प्राप्त हुए हैं। ओके गाइस, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन हो गया बालाथल सभ्यता, बी ऑप्शन है बैराट सभ्यता, सी ऑप्शन है आहड़ सभ्यता और डी ऑप्शन है सौंधी सभ्यता। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? डी इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा। जो सौंधी सभ्यता है इसे कालीबंगा प्रथम सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि कालीबंगा सभ्यता में सबसे अधिक मात्रा में पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। जिस प्रकार कालीबंगा सभ्यता में सबसे अधिक पुरावशेष प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार सौंधी सभ्यता में भी सबसे अधिक मात्रा में पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। इसलिए इसे सौंधी सभ्यता को कालीबंगा सभ्यता के प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। ओके गाइज, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? महाभारत काल के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन है अलवर के निकट बैराठ व भरतपुर के निकट नोह सभ्यता से, बी ऑप्शन है माउंट आबू सभ्यता से, सी ऑप्शन है नलियासर सभ्यता से और डी ऑप्शन है रन्ना सभ्यता से। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? महाभारत काल के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, अलवर के निकट बैराट सभ्यता से, जो जयपुर में है बनास नदी के मुहाने पर। और बी दूसरा है भरतपुर के निकट नोह सभ्यता से। भरतपुर के निकट नोह सभ्यता से तथा बैराट सभ्यता से महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बैराट के बारे में मैंने अभी आपको बताया था भाई, बैराट सभ्यता को पहले पूर्व में क्या कहा जाता था? विराटनगर। ओके, तो विराटनगर के जो राजा थे विराट उनके यहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत किया था। तो बैराट से भी महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और दूसरा है भरतपुर नोह सभ्यता, जो भरतपुर में पड़ती है। नोह सभ्यता रूपारेल नदी के किनारे विकसित हुई है। रूपारेल नदी के किनारे विकसित हुई है भरतपुर में नोह सभ्यता। यहाँ से भी महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ओके गाइस, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से लोह युगीन सभ्यता कौन कौन सी है? लोह युगीन सभ्यता कौन कौन सी है? तो पहला है वेणेश्वर डूंगरपुर, दूसरा है कालीबंगा हनुमानगढ़, पुंगल बीकानेर, फिर बी ऑप्शन है भीनमाल जालौर,
प्लाना जालोर मलह है भरतपुर, सी ऑप्शन है नोह भरतपुर, जोधपुर या जयपुर, सुनारी झुंझुनू, और डी ऑप्शन है तरखानवाला गंगानगर, बूढ़ा पुष्कर, अजमेर, कुराड़ा, पर्वतसर। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, कौन सी सभ्यता है जिसे, कौन सी ऐसी सभ्य सभ्यताएं जिनको लोहयुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। लोहयुगीन सभ्यता है जहाँ से सबसे अधिक लोहा की वस्तुएं या फिर लोहे से निर्मित औजार वगैरह या फिर सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, सी इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। नोह भरतपुर सभ्यता, दूसरा है जोधपुर या जयपुर सभ्यता, और तीसरी है सुनारी जो झुंझुनू में है। झुंझुनू सभ्यता ये एक लोहयुगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है, लोहयुगीन लोहयुगीन सभ्यता है। इनके अलावा भी कुछ सभ्यता है, जैसे रेड सभ्यता, नगर सभ्यता जो टोंक में पड़ती है। रेड सभ्यता है, नगर सभ्यता कहाँ पे है, टोंक में है। ये भी लोहयुगीन सभ्यता है। ओके गाइस, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। किस सभ्यता को किस इतिहासवेत्ता ने, किस वैज्ञानिक ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा है। तो पहला ऑप्शन है GH ओझा, बी ऑप्शन है श्यामल दास, सी ऑप्शन है दशरथ शर्मा, और डी ऑप्शन है दयाराम साहनी। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा है, तृतीय राजधानी कहा है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, सी इसमें हमारा राइट ऑप्शन है दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा एक ऐसे इतिहासवेत्ता हुए हैं जिन्होंने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी भी कहा है। अभी कालीबंगा सभ्यता तृतीय राजधानी है, तो फर्स्ट राजधानी और सेकेंड राजधानी कौन सी है, तो वो हम देखते हैं। फर्स्ट राजधानी है सिंधु घाटी सभ्यता की फर्स्ट राजधानी है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, और जो सेकंड राजधानी है वो कौन सी है, मोहनजोदड़ो। फर्स्ट राजधानी कौन सी हो गई, हड़प्पा सभ्यता, और जो सेकंड राजधानी है वो है मोहनजोदड़ो, और तृतीय राजधानी कौन सी हो गई, कालीबंगा सभ्यता जो राजस्थान में पड़ती है। ओके, और कालीबंगा को तृतीय राजधानी किसने नाम दिया है, दशरथ शर्मा के द्वारा इसे तृतीय राजधानी बताया गया है, किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की। ओके गाइस, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है। तो किस स्थल से, उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्राएं पंचमार्क प्राप्त हुई है। तो पहला ऑप्शन है कालीबंगा सभ्यता, बी ऑप्शन है आहड़ सभ्यता, सी ऑप्शन है गणेश्वर सभ्यता, और डी ऑप्शन है बैराट सभ्यता। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, इसमें हमारा राइट ऑप्शन है डी, बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता से चांदी के 36 सिक्के प्राप्त हुए हैं, 36 आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें से कुल 28 सिक्के हैं वो यूनानी शासकों के थे। 28 सिक्के किसके थे, यूनानी शासकों के थे। बैराट सभ्यता से कुल 36 सिक्के चांदी के प्राप्त हुए हैं, चांदी के 36 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 28 सिक्के यूनानी शासकों के थे, जिसमें भी 16 जो सिक्के हैं वो केवल अकेले मिनेडर के थे, जो यूनानी शासक था। 16 सिक्के यूनानी शासक मिनेडर के थे, जो यूनानी शासकों में सबसे प्रतापी राजा था। सोलह सिक्के यूनानी मिनेडर के थे। ओके गाइज, तो बैराट सभ्यता से 36 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए, जिसमें से 28 सिक्के यूनानी शासकों के थे और 16 सिक्के यूनानी मिनेडर के थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता थे। किस पुरातात्विक स्थल के, किस सभ्यता के अनुसंधान करते या फिर उत्खनन करता थे। तो इसमें हमारा ऑप्शन है पहला आहड़ उदयपुर सभ्यता, बी ऑप्शन है रंगमहल हनुमानगढ़ सभ्यता, सी ऑप्शन है रेड टोंक सभ्यता और डी ऑप्शन है नगरी चित्तौड़गढ़ सभ्यता। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, केदारनाथ पुरी के नेतृत्व में किस सभ्यता का उत्खनन किया गया था। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, रेड टोंक सभ्यता। रेड टोंक सभ्यता का जो उत्खनन करता था वो था KN पुरी, जिनका पूरा नाम है डॉक्टर केदारनाथ पुरी। इनके नेतृत्व में सन 1938-40 में
रेड टोंक सभ्यता का उत्खनन किया गया था। और रेड जो सभ्यता है वो टोंक जिले में पड़ती है। ढील नदी के किनारे पर इस सभ्यता का विकास हुआ था, जिसका उत्खनन करता था केएनपुरी, जिन्होंने 1938-40 में इनके नेतृत्व में रेड सभ्यता का उत्खनन किया गया था। ओके गाइस, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है सीकर जिले में, बी ऑप्शन है नागौर में, सी है अलवर में और डी ऑप्शन है भीलवाड़ा में। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? जो पुरातात्विक स्थल है बागोर कस्बा वो किस में स्थित है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, भीलवाड़ा में। जो बागोर कस्बा है वो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर भी कहा जाता है। ऐसा कौन सा स्थान है जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर भी कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है तिलवाड़ा बाड़मेर, बी ऑप्शन है रेड टोंक सभ्यता, सी ऑप्शन है नगर सभ्यता जो टोंक जिले में है और डी ऑप्शन है नगरी सभ्यता जो चित्तौड़गढ़ जिले में है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ऐसी कौन सी सभ्यता जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर भी कहा जाता था? टाटा का तो आपने नाम सुना ही होगा ना, टाटा कंपनी जो लोहे से संबंधित है। ओके, जो लोहे से संबंधित है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। रेड सभ्यता को प्राचीन भारत का टाटानगर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रेड सभ्यता एक लोहे युगीन सभ्यता है। इससे आप याद रख सकते हो कि रेड सभ्यता कौन सी सभ्यता है? लोहे युगीन सभ्यता है। यहाँ पे लोहे से निर्मित औजार था, लोहे से निर्मित जो भी आभूषण वगैरह हैं वो सबसे अधिक मात्रा में पाए गए थे। सबसे अधिक मात्रा में यहाँ लोहे से निर्मित वस्तुएं मिली है, जिसके कारण रेड सभ्यता को क्या कहा जाता है? प्राचीन भारत का टाटानगर भी कहा जाता है। ओके गाइज, जो टोंक जिले में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालवा नगर के नाम से जाना जाता था? तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है नगरटोक सभ्यता, बी ऑप्शन है सुनारी झुंझुनू सभ्यता, सी है रेड टोंक सभ्यता और डी है नलियासर सांबर सभ्यता। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ए इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। जो नगर सभ्यता है जो टोंक में पड़ती है, इसको पूर्व में मालव नगर या फिर मालव प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था, किंतु वर्तमान में इसका नाम है नगर सभ्यता। ओके, जो टोंक जिले में पड़ती है और इसके उत्खनन करता थे केएनपुरी। केएनपुरी की अध्यक्षता में इस सभ्यता का उत्खनन किया गया था और इसके उत्खनन में आहत सिक्के भी प्राप्त हुए तथा गुप्तकालीन लेख भी प्राप्त हुए हैं। इसलिए इस सभ्यता को पूर्व में क्या कहा जाता था? मालव नगर या फिर मालव प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था, किंतु वर्तमान इसका नाम है नगर सभ्यता। ओके गाइज, आई होप कि मेरे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, है ना। तो इन जो भी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताए हैं, इनसे संबंधित अगर आपको PDF प्राप्त करनी हो तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल सोनू कंपटीशन क्लासेस से जाके इनकी PDF प्राप्त कर सकते हो और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।